नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में 3 व्हीलर ऑटो यूनियन का बड़ा फैसला। एम्बुलेंस की कमी और मनमाना किराए को लेकर यह बड़ी शुरुआत है। लखनऊ में कोविड मरीजों के लिए फ्री ऑटो एम्बुलेंस सेवा। ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ये ऑटो मिल सकती है। ऑटो एम्बुलेंस लखनऊ में 3 व्हीलर ऑटो यूनियन की पहल से शुरू की जा रही है, तो लखनऊ को बड़ी राहत। जहां एम्बुलेंस के मनमानी से लोग परेशान थे, मनमाना दाम वसूल रहे थे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए, लेकिन अब ऑटो यूनियन ने अपनी तरफ से यह पहल की है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस ऑटो में ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। पीपीई किट पहनकर तमाम ड्राइवर अस्पताल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो फ्री में मिलेगी ऑटो एम्बुलेंस सेवा। लखनऊ वासियों के लिए यह अच्छी खबर, जहां 3 व्हीलर ऑटो यूनियन फ्री सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। स्प्रेड स्माइल संस्था के साथ मिलकर इस ऑटो एम्बुलेंस को शुरू किया जा रहा है। हेल्पलाइन होगी जिसे कॉल करके लोग इस सुविधा को अपना सकते हैं। तो 3 व्हीलर ऑटो यूनियन ने फ्री सेवा शुरू की है। स्प्रेड स्माइल संस्था के साथ मिलकर ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत। तो लखनऊ के लोगों के लिए ये राहत वाली खबर। लखनऊ के हज हाउस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। 255 बेड के इस कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज होगा। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी सहित रक्षा मंत्री और तमाम मंत्री मौजूद रहे। यहां मीडिया से मुखातिब होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएम योगी कोरोना काल में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके उठाए गए कदमों की विश्व स्तर पर तारीफ हो रही है। बता दें कि लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की पहल पर डीआरडीओ और एचएएल में लखनऊ में मिशन मोड पर कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ है। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने डीआरडीओ का जो 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जो करेगा उसी से कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है अथवा कमी रह सकती है, तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए बल्कि उसको सुझाव दिए जाने चाहिए। 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एचएएल की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, ये कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वो 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। मैं एक बार फिर से आप सबके माध्यम से अपील करूंगा कि महामारी को हम हल्केपन से न लें। कोविड नियंत्रण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, हम उसका पालन हर हाल में करें। ये आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण है।
पश्चिम बंगाल से फिर कानपुर पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन टैंकर को लेकर कानपुर पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बताया जा रहा है कि 20-20 एमटी ऑक्सीजन के 2 टैंकर लेकर ये ट्रेन आई है। पनकी स्थित प्लांट में ऑक्सीजन को स्टोर किया जाएगा। कानपुर और आसपास के जिलों में इस ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो प्रदेश में लगातार बढ़ते ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ये राहत की खबर है, जहां 20-20 मीट्रिक टन के 2 टैंकर के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंची है, जहां पनकी पे इसे स्टोर किया जाएगा और जैसे जैसे जरूरत होगी इसे आगे और आसपास के जिलों में भेजा भी जाएगा। पश्चिम बंगाल से फिर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस 2 टैंकर लेकर पहुंची है। उधर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के सामने घंटों तक पीपीई किट यूं ही पड़े रहते हैं, कई लोग गुजरते हैं। लापरवाही का खामियाजा कितना भारी पड़ सकता है ये कोई भी सोच ले। डीएम की माने तो ऐसा ना करने के निर्देश दिए गए हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों संक्रमण को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। ऐसी जगह जो पहले से ही बहुत ज्यादा खतरे और संदेह के दायरे में रहते हैं, वहां पर इस तरीके से अगर बायोमेडिकल वेस्ट पड़ा रहेगा तो नुकसान और ज्यादा हो सकता है। सिर्फ आगरा ही नहीं, प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं जहां लापरवाही बढ़ती जा रही है। अंदाजा आप इन 5 तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बहराइच की यहां 8 घंटे तक एक बेटा स्ट्रेचर पर पड़ी पिता की लाश के पास रोता रहा। शव को ले जाने के लिए संसाधन नहीं मिल रहा था। अमेठी में बड़ा खुलासा हुआ। गांव-गांव टेस्टिंग अभियान के नाम पर लापरवाही हो रही है, जिसकी कभी न जांच हुई हो, न दवा दी गई, ना उन्हें कागजों में पॉजिटिव दिखा दिया गया। श्रावस्ती की अगर बात करेंगे तो गंदगी का अंबार देखकर ऐसे लगता है मानो जानबूझकर महामारी को दावत दी जा रही है। गाजीपुर में भी कुछ कम व्यवस्थाएं खराब नहीं है। गांव-गांव टेस्टिंग करने वाली टीम को जरूरी सामान ही नहीं दिया गया है, जिस वजह से उनके ऊपर भी खुद भी कोरोना संकट बरकरार है। अमेठी से भी दूसरी तस्वीर है, जहां जिला अस्पताल में मेडिकल बायो वेस्ट मनचाही जगह पर फेंक दिया जा रहा है। अमेठी में गांव-गांव टेस्टिंग अभियान के नाम पर मजाक देखने को मिल रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है। अभियान बिना लक्षण और जांच के रिपोर्ट बनाकर दे दी जा रही है। उन्हें पॉजिटिव, तबीयत खराब होने वाले लोगों की जांच ही नहीं कर रहे हैं। 2 तरीके की चीजें हैं। संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये खेल चल रहा है। ऐसी शिकायतें मिलने पर एबीपी गंगा की टीम ने जब पड़ताल की तो अलग अलग लोगों से बातचीत की तो पता चला कि सिर्फ कागजात में अभियान है। लोगों को बिना जांच के रिपोर्ट में पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। जो वाकई बीमार हैं उनकी ना जांच है, ना दवाई, ना मेडिकल किट। स्थानीय लोगों ने सीधा संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। आपके यहाँ 6 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी बगल में। इस पर स्वास्थ्य विभाग का कितना जो है वो चल रहा है? यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक पैरासीटामोल की गोली तक नहीं दी गई है। अपने निजी पैसों से अपनी दवा करा रहे हैं। एक कर्मचारी तक यहाँ पूछे तक नहीं आया कि आपकी स्थिति क्या है। हम लोग इतनी डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारे घर में 5 या छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके लिए कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं की गई, ना कोई कर्मचारी पूछने आया। संग्रामपुर सीएससी से फर्जी रिपोर्ट आई है। न हम लोग कोई जांच करवाए हैं, न खांसी, न बुखार, न जुकाम। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस पर चेक करने के लोग गए थे कि नहीं गए थे। इसके अंदर कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं सीएससी वाले। क्या लगता है बिना जांच कराए आपकी रिपोर्ट आ गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसकी लापरवाही है? सीएससी अस्पताल की है। बहराइच की तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि यहां मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 16 साल का बेटा 8 घंटे तक पिता की लाश के पास रोता रहा। स्ट्रेचर पर पिता की लाश तो दूसरी तरफ शव ले जाने के लिए साधन नहीं। मानो इस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। पिता की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस से अस्पताल ला रहा था, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना होने के चलते रास्ते में ही पिता ने दम तोड़ दिया। 8 घंटे तक शव लेकर इंतजार करता रहा। वीडियो वायरल होने पर भी कोई अधिकारी अब बोलने को तैयार नहीं है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर एक मंजर सामने आया। यहां मौत के बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जो कई तरह के सवाल खड़े करती है। सिवराई तहसील के
गहमर इलाके में दर्जनों गांव में मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार जलाने के बजाय नदी में बहाकर किया जा रहा है। नतीजा ये है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में गंगा घाट के किनारे शव लग गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सूचना तहसील प्रशासन को दी गई है, कोई भी अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। आज जब बिहार के बक्सर के गंगा घाट पर शव मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो गमहर के इन गांव घाटों की पड़ताल की गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में गंगा घाट के किनारे शव मिले हैं। सर, इस समय कोरोना महामारी को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति है। बहुत सारी डेडबॉडियां गंगा जी में ऐसे उतराई हुई मिली हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 100 के आसपास गहमर क्षेत्र में देखी जा रही है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेडबॉडीज कहाँ से आई हैं, कैसी हैं तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए। प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा। अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। कोरोना का असर देवरिया के गांव में भी देखने को मिल रहा है। गांव में लगातार मौत से लोग खौफजदा हैं। हालात ये है कि गांव में मरने पर मृतक के घर पर कोई संवेदना भी प्रकट करने नहीं जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है और अगर ऐसा होता तो इतनी मौतें नहीं होती। भागलपुर ब्लॉक के अडीला गांव में 15 दिन के भीतर 20 मौतें हुई हैं, लेकिन जांच टीम नहीं पहुंची है। रुद्रपुर तहसील की बात करें तो कोडर बैदा गांव में एक हफ्ते के भीतर 12 मौतें हुई हैं। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? बाप को तबीयत खराब था, उसका सांस फूल रहा था, वो एक्सपायर हो गया है। कोई देखने नहीं आया, कोई लोग अभी नहीं आया। गांव में जास्ती लोग मर गया, कोई देखने नहीं आया। अभी की टीम गांव में नहीं आई? नहीं, कोई नहीं अभी देखने आया। कितने लोग अभी गांव में? 5 दिन गांव में 5-6 लोग मर गया। मेरे को सर पूरा मालूम नहीं, मगर 5-6 लोग मर गया है। सुना लोग। कौन बीमार है आपको? मेरा माँ बीमार है सर। उनको क्या हो रहा है? उसी को भी प्रॉब्लम है, मेरे माँ को भी वही प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम उसको भी है। के बैदा और भागलपुर के अडीला गांव में विगत कुछ हफ्तों में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। तो उसका संज्ञान लेते हुए संबंधित एसडीएम और जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उनके नेतृत्व में टीमें गई थी इन गाँव में और गांव में जाकर के मैसिव सैनिटाइजेशन का जो कार्य है वो कराया गया। साथ में जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं उनकी सूची बनाई गई। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर फिर निशाना साधा है। गांव में फैले संक्रमण पर अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गांव को प्रभावित कर रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। गांव और कस्बों में दवाई, ऑक्सीजन और उपचार के अभाव में लोगों का जीवन संकट में है। भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को स्वीकार नहीं कर रही है। तो ये ट्वीट किया है, सरकार पर वार किया है अखिलेश यादव ने। वहीं नोएडा में वैक्सीनेशन को लेकर सीएमओ ने स्थिति साफ की है। सीएमओ दीपक अहोरी ने बताया कि नोएडा में यूपी का रहने वाला कोई भी टीका लगवा सकता है, जरूरी नहीं कि वो यूपी का मूल निवासी हो। तो यहाँ पर यूपी का मूल कोई भी आदमी खड़ा न रहे, कृपया आप अपने घर चले जाइए। वैक्सीनेशन के लिए नियम है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। कोई भी आदमी जब उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है तो उसे लोकल पहचान पत्र जैसे कोई है उसका, जैसे बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट या कोई किसी पढ़ने वाले का पहचान पत्र शैक्षणिक संस्थान का, वो अगर है तो हम लगा देंगे। ये जरूरी नहीं कि मूल निवासी उत्तर प्रदेश का, लेकिन निवासी होना चाहिए। ठीक।
आज से यूपी के कई शहरों में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। कोविड गाइडलाइंस के साथ यहां शराब की बिक्री हो रही है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि शराब की दुकान खुलते ही लोग कैसे कतार में नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी, तो चंदौली में शाम 6 बजे तक ही शराब की दुकानों को खोला जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो कुछ खास इन तस्वीरों में नहीं नजर आ रही है। हालांकि गाइडलाइन जरूर है कि भीड़ ना लगाएं, 6 गज की दूरी बनाकर रखें। तो वहीं यूपी में आज से ज्यादातर शराब की दुकानें खुल गई हैं। यूं तो कोविड गाइडलाइंस के साथ शराब देने का हवाला दिया गया है, लेकिन गाजियाबाद में तस्वीरें कुछ और ही हैं। ठेके खुलते ही मानो भीड़ उमड़ पड़ी। कोविड गाइडलाइन किसी को याद तक नहीं। आज बहुत अच्छी मिल रही है हमें शराब, ठेके खुलने की खुशी हो रही है हमें, क्योंकि रोज हमें ब्लैक में मिल रही थी शराब। यही उम्मीद करता हूँ कि खुले रहें ठेके। इसमें तो ये है कि भाई लोगों का भी फायदा है, इधर उधर से कोई गलत शराब ना पिए, कोई जहरीली शराब ना पिए, और फिर ये शराब वगैरह जो ब्लैक में मिल रही थी वो रेट टू रेट मिलेगी, तो सरकार के राजस्व में भी फायदा होगा और पब्लिक का भी फायदा होगा। आज से कई जगह बेशक शराब की दुकानें खोली गई हैं, लेकिन लोगों के लिए ये इस वक्त लड़ाई का मुद्दा है। तस्वीरें बहराइच से आई हैं। शराब की दुकान पर 2 गुटों की भिड़ंत हो गई। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बाकायदा विधिवत कंप्लेंट लिखाऊंगा। मैं घुसी है, घर में मैं नहीं घुसा था, आराम से बात कर रहा था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और संक्रमितों के इलाज के लिए प्रयागराज जिले में परेड स्थित IIIC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम क्यों? कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद 10 अप्रैल से लगातार 24 घंटे ये काम करे, इसीलिए इसको अलग से बनाना पड़ा है। नगरी प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रयागराज में अब तक तकरीबन 75,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में संक्रमित लोगों के इलाज की, उन्हें सही जानकारी देखने की जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, वो किस तरह से काम करती है, आज हम आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में 3 हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, कॉल सेंटर बनाए गए हैं, और इनमें से एक है जहां पर 14 जोन में बांटा गया है पूरे ज़िले को, शहर को 12 जोन में और ग्रामीण इलाके को 2 जोन में। वहां से लोगों की जो समस्याएं आती हैं उन्हें दूर किया जाता है। इसके साथ साथ 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उसके लिए एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये उनके नंबर हैं। यहाँ पर जो लोग परेशान हैं, चाहे उनको बेड नहीं मिल रही हो, चाहे ऑक्सीजन की समस्या हो, एम्बुलेंस नहीं मिल रही हो, या किसी दूसरे तरीके की समस्या हो, उसके लिए बनाया गया है। और एक ये जो तीसरा सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है, वो वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों को कॉल किया जाता है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, डेली उनके हेल्थ का जो डाटा है उसकी फीडिंग की जाती है, और जब ज़रूरत पड़ती है किसी डॉक्टर से बात कराने के लिए तो वो कॉल जो है वो डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हर शिफ्ट में विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहाँ पर बैठते हैं, जो अलग अलग अधिकारियों के, अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं, उनका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ये पूरा का पूरा कंट्रोल रूम है, ये 24 घंटे काम करता रहता है। तो समझा जा सकता है कि मुश्किल घड़ी है, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन जो है वो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए लगातार संक्रमितों के, या जो परेशान लोग हैं या जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उसमें ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं और सुधार की ज़रूरत बताई जा रही है। लेकिन फिर भी इस तरीके के सिस्टम से जो परेशान लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक संपर्क कर उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।